हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 10th क्लास साइंस के लेसन 7 नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ेंगे। आप पहले लेसन 6 की वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको लेसन 7 के टॉपिक्स अच्छे से समझ आ जाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमें इस लेसन के नाम से ही पता चल रहा है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, आगे रास्ते में कीचड़ आ जाता है तो हम अपना पैर उसके अंदर नहीं रखेंगे, हम उसके साइड से निकल जाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग हमारे शरीर की हर गतिविधि को नियंत्रित करता है। दूसरा शब्द है समन्वय। समन्वय के अंदर क्या होता है? अपने आसपास के वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना, खुद को तैयार करना समन्वय के अंदर आता है। तो नियंत्रण एवं समन्वय के अंदर हमारे शरीर की वो सभी गतिविधियां आएंगी जो हमारे द्वारा निर्धारित की जाती हैं, या फिर अपने आसपास के वातावरण के अनुसार खुद को बदलने के लिए, खुद को ढालने के लिए हम जो भी गतिविधि हमारे शरीर के अंदर होती है वो नियंत्रण और समन्वय के अंदर शामिल की जाती है। अब आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारी गतिविधियां हमारे कंट्रोल में होती हैं और बहुत सारी हमारी कंट्रोल से बाहर होती हैं, हम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। आपकी क्लास में पढ़ने वाले किसी बच्चे ने आपके ऊपर हाथ उठा दिया, आप तुरंत प्रतिक्रिया करते हो, आप उसको वापस थप्पड़ भी मार देते हो। लेकिन अगर आपके टीचर ने आपके ऊपर हाथ उठाया तो उस टाइम आप उसको वापस नहीं मारोगे, क्योंकि उस टाइम आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है और आपका दिमाग कहता है कि टीचर को वापस नहीं मारना चाहिए। उस टाइम पे हमारा दिमाग हमें संकेत नहीं देता, सिग्नल नहीं देता कि हम उसके ऊपर हाथ उठाए। तो अब इससे हमें एक बात पता चल रही है कि हमारे शरीर के आसपास और हमारे शरीर के अंदर जो भी बातें होती हैं उन सबकी जानकारी हमारे दिमाग के पास जाती है। पहले हम कुछ भी ठंडा या गर्म छूते हैं तो पहले जानकारी दिमाग के पास जाएगी, फिर दिमाग विश्लेषण करेगा। विश्लेषण करने के बाद वो दोबारा हमें संकेत देगा कि अब हमें क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। अब यहाँ स्थिति तो एक ही है, हमारे साथ वाले बच्चे ने भी हमें थप्पड़ मारा है तो उस टाइम पे हमने अलग प्रतिक्रिया की। हमारी टीचर ने जब हमें थप्पड़ मारा तो हमने अलग प्रतिक्रिया की। तो वो प्रतिक्रिया कहाँ से नियंत्रित हुई? हमारे दिमाग से। लेकिन कई सिचुएशन ऐसी होती है तो उस टाइम पे हमारा दिमाग अगर प्रतिक्रिया करेगा, सोचेगा तो काफी टाइम लग जाएगा। मान लीजिए कोई गर्म चीज यहाँ पे है, हमने उसको छुआ, फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन दिमाग के पास गई, दिमाग उसका विश्लेषण करेगा। जब भी हम कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, वो सारी की सारी जानकारियां दिमाग के अंदर सुरक्षित होती रहती है। मान लीजिए आज आपने किसी इंसान की शक्ल देखी या किसी की आवाज सुनी है, वो ऐसी की ऐसी हमारे दिमाग के अंदर सुरक्षित हो जाएगी। जब भी आप भविष्य में कभी उसको देखोगे तो आपके दिमाग के पास वैसी स्टोरेज पहले से ही है, तो उसके साथ मैच करेगा, मिलान करेगा और हमें बता देगा कि वो आवाज़ और वो शक्ल किसकी है। तो इसी तरह से हम पूरा का पूरा दिन बहुत सारी जानकारियां जुटाते रहते हैं दिमाग के अंदर। तो जब हमारा शरीर किसी गर्म या ठंडी वस्तु को ऐसे छुएगा तो उस टाइम इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के अंदर जाएगी। अब दिमाग के अंदर जाएगी तो दिमाग उसका विश्लेषण करेगा और फिर वापस हमें सिग्नल देगा प्रतिक्रिया करने के लिए। लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमारा शरीर जल जाएगा, हमारा जो भी अंग उस गर्म चीज से जुड़ा हुआ है वो जल जाएगा। तो उसके लिए प्रकृति ने एक बीच का रास्ता अपनाया है। दिमाग के बाद इंफॉर्मेशन बाद में जाएगी, पहले हमारा शरीर प्रतिक्रिया कर देगा। मैं आपको बिल्कुल सिंपल 2 एग्जांपल बताती हूँ, फिर आपको आगे के सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ जाएंगे। मान लीजिए हम रास्ते में यहाँ चल रहे हैं, उस टाइम पे आगे रास्ते में कीचड़ आ गया। कीचड़ आने की वजह से हम उसके साइड से निकल जाएंगे, हम उसके अंदर पैर नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने हमारे दिमाग के पास इंफॉर्मेशन गई कि आगे कीचड़ है। तो फिर उसने मांसपेशियों को सिग्नल दिया कि कीचड़ के अंदर नहीं जाना है, कपड़े गंदे हो जाएंगे, साइड से निकलना है। तो हमारा शरीर वैसा ही प्रतिक्रिया, वैसे ही काम कर देगा। दूसरी स्थिति है कि हम रास्ते में चले जा रहे हैं, आगे एकदम से सांप या रस्सी आ गई। मान लीजिए रस्सी आ गई, अब रस्सी गिर गई तो हमारा शरीर, जब एकदम से कुछ हमारे आगे हुआ तो हमारा शरीर बचाव के लिए पीछे की तरफ हट जाएगा। फिर दिमाग के पास संकेत जाएगा कि अरे ये तो रस्सी थी, हम तो बिना वजह डर गए। तो अब एक बात बताइए, ध्यान से सोच कर, यहाँ दिमाग के पास इंफॉर्मेशन गई, उसके बाद प्रतिक्रिया हुई, हम साइड से बाद में निकले। पहले हमारे दिमाग ने हमें संकेत दिया है कि कीचड़ के अंदर पैर नहीं रखना, उसके साइड से निकलना है। कि यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी अलग है। यहाँ पहले हमारा शरीर प्रतिक्रिया कर चुका है, हमारा शरीर बचाव के लिए पीछे हट चुका है। उसके बाद हमारे दिमाग के पास इंफॉर्मेशन गई है कि अरे ये तो रस्सी है, हम तो बिना वजह डर गए हैं। तो अब यहाँ पे दिमाग के पास इंफॉर्मेशन पहले गई है, उसके बाद कार्य हुआ है। लेकिन यहाँ पे कार्य पहले हो चुका है, हमारा शरीर पीछे की तरफ हट चुका है, उसके बाद दिमाग के पास इंफॉर्मेशन गई है। तो मान लीजिए ये सच में अगर सांप होता तो उस टाइम तो ये हमें, जब तक दिमाग के पास इंफॉर्मेशन जाती, दिमाग हमें सिग्नल देता कि पीछे हट जाओ, सांप काट लेगा, तब तक हो सकता है वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा दे। तो उससे बचने के लिए हमारे शरीर में एक बीच का रास्ता होता है। इसी बीच के रास्ते के बारे में हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो आई होप आपको इस लेसन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि इस लेसन के अंदर आखिर है क्या। अब हम एक एक करके देखते हैं। वीडियो देखने के बाद जब आप इस लेसन को पढ़ोगे तो उस टाइम पे ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक है जंतु तंत्रिका तंत्र। देखिए, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इन सबके बारे में हमने पिछले लेसन में पढ़ा है। तो सबका अलग अलग
काम होता है, वैसे ही तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है, जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। हमारे हाथ की उंगली पर हमें कुछ गर्म महसूस हुआ है या कुछ किसी चीज की चुभन महसूस हुई है, उसकी जानकारी हमारे दिमाग तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, तंत्रिका तंत्र करेगा। अब इसके लिए ग्राही होती हैं। ग्राही का मतलब क्या होता है, जो जानकारी को ग्रहण करती है। अब किसी चीज का स्वाद मीठा है या खट्टा है, वो जानकारी में कौन देती है, जीभ देती है। तो जीभ उसको कहाँ तक पहुंचा देगी, दिमाग तक पहुंचा देगी। हम किसी की आवाज सुन रहे हैं, हम बता सकते हैं कि ये किस इंसान की आवाज है, तो उसकी जानकारी हमें कौन दे रहा है, हमारे कान दे रहे हैं। ऐसे ही हम किसी को देखते हैं, उसकी जानकारी हमारी आंखें दे रही हैं। हमारे शरीर के ऊपर ठंडा गर्म कैसा लग रहा है, उसकी जानकारी हमारी त्वचा हमें देती है। तो इस तरह से इंद्रियों के बारे में आप सबको पता ही होगा। हमारे शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो पहले तो क्या करेंगी, सूचना को ग्रहण करेंगी, इसलिए इनको ग्राही कहा जाता है। वो सूचना को ग्रहण करती हैं। अगर वो ही नहीं होंगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे आसपास हो क्या रहा है। तो वो सूचना को ग्रहण करके उसे दिमाग तक पहुंचाएंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, तंत्रिका तंत्र कहेंगे। ये जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए तंत्रिका कोशिका मदद करती है। हम एक बार तंत्रिका कोशिका के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। न्यूरॉन हमारी तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे हमारे फेफड़ों के अंदर कूपी का काम करती है, जैसे हमारी किडनी यानी गुर्दे के अंदर नेफ्रॉन होता है, वैसे ही हमारे तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटा भाग, सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन होती है। आपको इसका भी ध्यान रखना है, न्यूरॉन और नेफ्रॉन वैसे ये सेम सेम लग रहे हैं। नेफ्रॉन हमारा जो गुर्दा होता है ना, किडनी, उसकी सबसे छोटा भाग होता है, और न्यूरॉन हमारे तंत्रिका तंत्र के अंदर होता है। वैसे ये सेम साउंड के हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप एक बार इसका ओवरव्यू देख लीजिए। सबसे पहले जानकारियां यहाँ इस तरह से आकर इकट्ठा हो जाएंगी इस कोशिका के अंदर, इस सेल के अंदर। फिर वो यहाँ इस रास्ते से होते हुए आगे चली जाएंगी। फिर ये हिस्सा अगली सेल से जुड़ा हुआ, अगली कोशिका से जुड़ा हुआ है। फिर वो और आगे चलकर उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा। देखिए, मान लीजिए यहाँ एक इस तरह से एक कोशिका है, फिर अगली है, फिर उसके बाद अगली है। तो जानकारी पहले इसके बाद आएगी, इसने इकट्ठा कर लिया, तो उससे जुड़ी हुई है। फिर यहाँ से अगली कोशिका के पास चली जाएगी, फिर उसके बाद अगली कोशिका से, और इस तरह से वो दिमाग तक पहुंच जाएगी जहां तक उसको जाना है। तो अब इसके अंदर आपको पीले रंग में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा। मान लीजिए पीले रंग की हमारी कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो यहाँ से आ रही है, अपने आसपास के वातावरण से यहाँ से इकट्ठा होकर आ रही है। फिर यहाँ से इकट्ठा होकर वो इस हिस्से में आएगी, फिर यहाँ से वो यहाँ से होती हुई इस तरह से आगे चली जाएगी अगली कोशिका के अंदर, और फिर जहाँ पे दिमाग में या शरीर के किसी और हिस्से में जहाँ पे भी उसको पहुँचना है वहाँ पे उसको पहुँचा दिया जाएगा। आप एक और एनिमेशन से भी समझ सकते हैं। इस तरह से यहाँ से होते हुए जानकारियाँ आगे ही इस हिस्से में जाएंगी और फिर वो अगले सिरे तक पहुँच जाएंगी। तो इस तरह से एक नेफ्रॉन के अंदर सूचनाओं का स्थानांतरण होता है। अब हम न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका के सभी भागों के बारे में बात करते हैं। जैसे सभी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक होता है, वैसे इसके अंदर भी केंद्रक होता है। जैसे बाकी कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और बाकी के जितने भी हिस्से होते हैं ना, वो सारे के सारे इसके अंदर बिल्कुल सेम होते हैं। अब इसके अंदर अलग क्या है, स्पेशली क्या पार्ट है जिसके लिए इसको डिजाइन किया गया है। इसका काम क्या होता है, जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। तो ये स्पेशली उसी के लिए डिजाइन होती है। अब देखिए, हमें पता है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, हमारी जो सेंस है ना, वो अपने चारों तरफ जानकारी इकट्ठा करती रहती हैं। हम कुछ भी देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ सूंघते हैं, कोई स्वाद वगैरह चखते हैं, तो वो सारी की सारी जानकारियां हमारे शरीर इकट्ठा करता रहता है। वो जानकारियां, मान लीजिए हमारी यहाँ पे त्वचा है, उस त्वचा के नीचे ये जो द्रव्यिकाएं है ना, डेंड्राइट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये इस तरह से चारों तरफ फैली हुई होती हैं। अब यहाँ पे कोई पिन वगैरह चुभ गई या कोई कांटा लग गया, कुछ गर्म महसूस हुआ, तो वो जानकारियां किसके पास जाएंगी, द्रुमिका के पास, क्योंकि वही त्वचा से जुड़ी हुई है। तो अब द्रुमिका के पास जानकारी आई, द्रुमिका ने उसको इस यहाँ सेंटर यानी केंद्र के पास भेज दिया। फिर यहाँ से होती हुई वो जानकारियां आएगी तंत्रिका अक्ष या फिर तंत्रिकाक्ष, इकट्ठा भी बोल सकते हैं। फिर वो यहाँ से होती हुई आगे अंतिम सिरे के अंदर चली जाएगी। ये यहाँ पे जो सिरा, ये हिस्सा होता है ना, इसको हम बोलते हैं तंत्रिका पुटिकाएं। फिर यहाँ पे आगे खाली जगह होती है और दूसरी तंत्रिका कोशिका शुरू हो जाती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो जानकारी आएगी वो द्रुमिका के पास आएगी, जो बाहर की तरफ ऐसे फैली हुई है ना पूरी शरीर के अंदर, वो द्रुमिका होती है जो जानकारियों को इकट्ठा करती है। फिर वो यहाँ भेजती है अंदर वाले हिस्से में, ये कोशिका काय होता है। कोशिका काय मतलब कोशिका का हिस्सा। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई और कोशिका है जिसके अंदर सारे के सारे हिस्से दसे हुए हैं, राइबोसोम वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी के जितने भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर सारे के सारे भाग तैर रहे हैं उसके अंदर। तो वैसे ही सेम ये कोशिका का हिस्सा है जिसके अंदर केंद्र, मुख्य कोशिका तो यही है, इसी से सारी की सारी कोशिका कंट्रोल होती है। तो अब ये कोशिका काय है, कोशिका का मेन जो हिस्सा है वो इसी के अंदर केंद्रक है। केंद्रक एक ही होता है, यहाँ पे हल्का हल्का उभार हो जाता है, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको कि
भाई ये केंद्रक है, केंद्रक सिर्फ यहाँ एक ही होता है, ये केंद्रक नहीं होता है। तो अब ध्रुमिका ने जानकारी इकट्ठा करके कोशिका के अंदर भेजी, कोशिका ने उसको तंत्रिका के अक्ष, यही होता है मेन पार्ट। तो अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो तंत्रिका कोशिका की लंबाई सबसे ज्यादा होती है, ये 90 सेंटीमीटर तक भी हो जाती है। देखिए 90 सेंटीमीटर कितनी ज्यादा लंबाई हो जाती है, क्योंकि इसको जानकारी पहुंचानी और जल्दी से जल्दी पहुंचानी, तो इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है। तंत्रिकाक्ष की मोटाई अलग अलग भी हो सकती है, हर जगह बिल्कुल एक जैसे नहीं होती। फिर यहाँ से होती हुई जानकारी आगे चली गई। अब ये तंत्रिका का अंतिम हिस्सा है, सबसे लास्ट में जानकारी यहाँ जाती है। आप सोच रहे होंगे कि तंत्रिका कोशिका के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे इतनी आसानी से जानकारी आखिर पहुँचती कैसे है। अब देखिए एक बात बताइए, आपके घर में एक स्विच है, वो स्विच आपने ऑन किया, तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही तुरंत कहीं दूर कोई बल्ब जल उठेगा। तो अब यहाँ पे वैसे ही सेम होता है, जैसे ही यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी वैसे ही तुरंत वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी विद्युत आवेश के अंदर बदल जाएगी। और हमें पता है कि जो विद्युत होती है, जो बिजली होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत ही तेजी से जाती है। अब ये तो है नहीं कि आपने अभी स्विच ऑन किया और 2 मिनट के बाद बल्ब ऑन हो रहा है, वो बिल्कुल तुरंत सेकेंड का भी कुछ हिस्सा लेगा। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे होता है, जैसे ही कोई गर्म ठंडा कुछ हमें छुएगा वैसे ही तुरंत वो जानकारी एक्सोन यानी तंत्रिकाक्ष से होते हुए आगे हमारे शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर, रीढ़ के अंदर या जहाँ पे भी हमें पहुंचानी होगी वो जानकारी एकदम से पहुंच जाएगी। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि तंत्रिका कोशिका के अंदर जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाती है, तो वो जाती है विद्युत आवेश के रूप में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। अब यहाँ से आई, यहाँ पर आकर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल गई, फिर यहाँ से होती हुई यहाँ आ जाएगी। फिर उसके बाद जब ये दूसरी कोशिका से जुड़ती है ना, तो बीच में यहाँ पे खाली जगह होती है, जिसको हिंदी में तो अंतर्ग्रंथन बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं सिनेप्स। आपको हिंदी में भी सिनेप्स लिखा हुआ मिल जाएगा, तो हिंदी वाले बच्चे भी उसका खास ध्यान रखेंगे। देखिए ये हमारी एक तंत्रिका कोशिका है, यहाँ से जानकारी आई, फिर वो यहाँ एक्सोन यानी तंत्रिकाक्ष से होती हुई आगे चली गई। फिर यहाँ पे ये जो जब इस कोशिका का सबसे पिछला सिरा आएगा, सबसे अंतिम सिरा आएगा, फिर वो दूसरी कोशिका से जुड़ जाएगी, लेकिन उनके बीच में ना गैप होता है, वो बिल्कुल सीधी जुड़ी हुई नहीं होती। वो पहले यहाँ मान लीजिए ये हिस्सा उसका अंतिम सिरा होता है, फिर जब उस अगली कोशिका की जो ध्रुमिकाएं होंगी ना, वो इससे थोड़ी सी दूरी पर होंगी। तो अब यहाँ तक इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी? अब हम ये तो पढ़ चुके हैं कि जब वो ध्रुमिका से यानी कि ये हमारे जो डेंड्राइट होते हैं, यहाँ से जो जानकारी आएगी वो एक्सोन यानी तंत्रिकाक्ष से होती हुई यहाँ तक जाएगी विद्युत संकेतों के माध्यम से। यहाँ पर किसी कोशिका का जो अंतिम सिरा होता है वहां तक तो वो विद्युत संकेतों में आई, फिर उसको अगले हिस्से यानी अगली जो ध्रुमिका है, अगली कोशिका की ध्रुमिका है, वहां तक उसको पहुंचाना है। अब यहाँ पे आकर जैसे ही वो यहाँ इस सिरे तक पहुंचेगी, वो जो विद्युत संकेत है वो तुरंत उसी टाइम वो रासायनिक में परिवर्तन मतलब कोई रासायनिक पदार्थ बन जाएगा। उस रासायनिक अभिक्रिया के बाद वो ध्रुमिका के अंदर आसानी से ट्रांसफर हो जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे। अब दोबारा से जैसे ही ये ध्रुमिका के अंदर यानी डेंड्राइट के पास पहुंचेंगे तो फिर ये तुरंत इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल जाएंगे। फिर जब ये अगली कोशिका में जाएंगे तो सिनेप्स मतलब जो बीच की खाली जगह है वहां पे ये फिर से जब इस सिरे तक पहुंचेंगे ना, अंतिम सिरे तक, फिर ये दोबारा से रासायनिक में परिवर्तन हो जाएंगे, मतलब रासायनिक कोई पदार्थ बनेगा उसके अंदर परिवर्तित हो जाएंगे। फिर वो फिर से ऐसे ही सेम काम हो जाएगा, जो एक का मतलब पहली कोशिका का अंतिम सिरा और दूसरी कोशिका का पहला सिरा यानी जो ध्रुमिकाएं जो डेंड्राइट्स हैं वो दोनों सिनेप्स से जुड़े हुए होते हैं। सिनेप एक तरह का तरल पदार्थ की तरह होता है, मतलब एक पदार्थ है। तो इस तरह से एक कोशिका का तो अंतिम सिरा और दूसरी कोशिका का शुरुआत वाला सिरा वो दोनों एक दूसरे से सिनेप्स के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक वो विद्युत संकेतों में आएंगी, फिर यहाँ पर आकर वो रासायनिक पदार्थ में परिवर्तन हो जाएगा उसका, और फिर वो रासायनिक पदार्थ के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह पे बीच में जो खाली जगह है वहाँ पर वो आसानी से चले जाएंगे। और फिर जैसे ही वो वहाँ पहुँचेंगे वो दोबारा से विद्युत संकेतों में बदल जाएंगे, फिर वो आगे वैसे ही सेम काम करेंगे, एक्सोन यानी तंत्रिकाक्ष से होते हुए आगे जाएंगे। फिर जब उसका अंतिम सिरा आ जाएगा तो फिर दोबारा से अगली कोशिका पर जाने के लिए रासायनिक पदार्थ में बदल जाएंगे और अगली कोशिका तक पहुंचा दी जाएगी उस जानकारी को। तो ऐसे एक एक करके वो जानकारी जहाँ पर उसको पहुंचना होता है वहाँ पहुंच जाएगी। अब आगे देखिए ये हमारा तंत्रिकाक्ष है, फिर ये आगे जाकर ऐसे अलग अलग भागों में बट रही है वो जानकारी। तो ये हमारी पेशीय कोशिकाएं हैं। पेशीय कोशिकाएं मतलब हाथों की वो कोशिकाएं जिनको आगे पीछे ऊपर नीचे करना है, हाथों में पैरों में हर जगह होती है ये। तो जब जानकारी यहाँ आएगी तो उस टाइम पे ये तुरंत एक्टिव
हो जाएंगी, इनमें हरकत शुरू हो जाएगी, हाथ को आगे पीछे जहाँ ले जाना है वो उसको यहाँ ले जाएंगी। तो ये सीधी इससे जुड़ी हुई होती है। इसको हम कहते हैं पेशीय संधि। संधि का मतलब क्या है? जहाँ पे तंत्रिका कोशिका आकर जो हमारी मसल्स होते हैं, जो मांसपेशीय कोशिकाएं होती हैं, उनसे आकर मिलती हैं, ताकि जैसे ही जानकारी आए कि कुछ गर्म ठंडा हमारे हाथ पर लगाए, वैसे ही तुरंत ये एक्टिव हो जाए, ये तुरंत कार्रवाई करना शुरू कर दें और हमारे हाथ को आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ करना है कर लें और हमारे हाथ का बचाव किया जा सके। हमारा अगला टॉपिक है प्रतिवर्ती क्रिया। हमारे शरीर में दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक तो ऐच्छिक क्रिया और एक अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया के अंदर क्या होता है? वो सभी क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में होती हैं, जैसे हमारे हाथों का ऊपर नीचे करना, पैरों को दाएं बाएं करना, चलना रुकना, ये सारी की सारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर के नियंत्रण में नहीं होती। जैसे आग की लो के संपर्क में हमारा हाथ आने से हमारा हाथ अपने आप पीछे की तरफ आ जाता है, या फिर जब हम भूखे होते हैं तो हमारे मुंह से पानी आ जाता है, लार आ जाती है। तो ये सारी की सारी अनैच्छिक क्रियाएं हम इनको नियंत्रण नहीं कर सकते, ये अपने आप होती हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? हमारे शरीर द्वारा एकदम से की गई प्रतिक्रिया, मतलब बगैर सोचे समझे जो प्रतिक्रिया की जाती है। अब हमने नहीं सोचा था कि जब हाथ हमें गर्म टच होगा तो उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि हम हाथ को पीछे करेंगे। वो एकदम से जैसे ही हमारे शरीर को गर्म महसूस होगा तुरंत हमारा हाथ पीछे की तरफ आ जाएगा। तो वो बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया है। हमने कुछ खाने की चीज देखी, हमारे मुंह से लार आ गई, तो वो बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया, हमने उसके बारे में नहीं सोचा था। हमारे आगे कुछ सांप वगैरह आ गए, एकदम से हमारा शरीर पीछे की तरफ हो जाएगा। तो वो सारी की सारी वो क्रिया होती है जो बिना सोचे समझे की जाती हैं, जिनके लिए हमारा शरीर पहले से तैयार नहीं होता, वो किसी घटना के होने के बाद होते हैं। अब हमें नहीं पता कि हमारे आगे सांप आएगा, तो उसके लिए तैयार कैसे हो सकते हो? तो किसी भी टाइम हो सकती है। तो वो सारी की सारी क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रिया के अंदर आती हैं। अब हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि इतना टाइम नहीं होता कि पहले वो जानकारी दिमाग के पास जाए, उसके बाद दिमाग हमें वापस कहे कि आप ऐसा करो। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, तब तक तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो उसके लिए प्रकृति ने एक बीच का रास्ता अपनाया। वो बीच का रास्ता क्या होता है? वो होता है प्रतिवर्ती चाप। देखिए, हमारे शरीर को इन्फॉर्मेशन तंत्रिका तंत्र पहुंचाता है। मान लीजिए ये हमारी उंगली है, इस उंगली के ऊपर हमें कुछ गर्म महसूस हुआ है, फिर उसकी जानकारी जाएगी दिमाग के पास, दिमाग वापस संकेत देगा मांसपेशियों को, हमारे हाथ को ऊपर नीचे करना, दाएं बाएं करना, वो सारे का सारा किसका होता है? मांसपेशियों का। तो दिमाग मांसपेशियों को संकेत देगा कि हाथ को पीछे की तरफ हटाओ, नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो अब इसमें काफी टाइम यूज हो जाएगा। अगर हम इसको सीधा ही जोड़ दें कि तंत्रिका तंत्र को सीधा मांसपेशियों से जोड़ दिया, वो जानकारी दिमाग के पास जाने से पहले मांसपेशियों के पास जाएगी, मांसपेशियों हाथ को पीछे की तरफ हटा देंगी, उसके बाद जानकारी दिमाग के पास जाएगी, दिमाग उसका विश्लेषण कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारे हाथ को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसी पूरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप। देखिए, मान लीजिए यहाँ हमारे हाथ के ऊपर कुछ गर्म हमें महसूस हुआ है, यहाँ से तंत्रिका तंत्र के माध्यम से सूचना जाएगी। वो पहले दिमाग के पास जानी चाहिए थी वैसे तो, लेकिन वो रीढ़ की हड्डी के माध्यम से हमने क्या किया? तंत्रिका तंत्र को मांसपेशियों से सीधा जोड़ दिया। दिमाग के पास इंफॉर्मेशन बाद में जाएगी, बाद में पता चलेगा कि वो रस्सी है या सांप है, उस टाइम तक हमारा शरीर पीछे हो चुका होगा। तो दिमाग के बाद इंफॉर्मेशन बाद में जाएगी। पहले हमने तंत्रिका कोशिकाओं को सीधे मांसपेशीय कोशिकाओं से जोड़ दिया। किसके माध्यम से? रीढ़ की हड्डी के माध्यम से, जो हमारी मेरू रज्जु होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसके माध्यम से हमने जोड़ दिया। तो इस तरह से एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। देखिए, यहाँ से इंफॉर्मेशन जा रही है, फिर ये आगे जाएगी, फिर ये रीढ़ की हड्डी मतलब जो हमारी मेरू रज्जु है उसके अंदर से होते हुए वो यहाँ पे आएगी। कार्यकर मतलब भुजा में पेशी। भुजा में पेशी का मतलब वो मांसपेशियां जो हमारे हाथ को आगे पीछे ऊपर नीचे करने का काम करती हैं। तो अब इंफॉर्मेशन दिमाग में तो बाद में जाएगी, पहले वो यहाँ से होते हुए इन मांसपेशियों के पास आएगी। मांसपेशियां इस हाथ को दूर हटा लेंगी कि गर्म है, दूर हटाओ नहीं तो जल जाएगा। दूर हटाने के बाद दिमाग के पास इंफॉर्मेशन जाएगी कि अरे हमारा हाथ तो जल जाता, ये चीज तो गर्म है। तो ये सारा सिस्टम क्या होता है? प्रतिवर्ती चाप होता है। तो ये लिखा हुआ भी देख लीजिए कि किसके अंदर क्या, ये होती है ग्राही। ग्राही का मतलब जो जानकारी को ग्रहण करती है कि जो भी चीज हमने छुई है वो गर्म है या ठंडी है। त्वचा के अंदर है, फिर यहाँ से उष्मा होती है, दर्द के रूप में, उष्मा के रूप में हमारे शरीर को पता चलता है कि गर्म चीज हमने छू ली है। फिर उसके बाद ये है संवेदी तंत्रिका कोशिका, वो तंत्रिका कोशिका जो जानकारी पहुंचाती है। फिर ये यहाँ पे जुड़ी हुई प्रतिसरण तंत्रिका कोशिका, मतलब यहाँ पे दोनों चीजें जुड़ी हुई है, मांसपेशीय कोशिका भी और तंत्रिका कोशिका भी। फिर वो यहाँ से देखिए इन्फॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा? इन्फॉर्मेशन तो तंत्रिका कोशिका ही पहुंचाएंगे ना। तो वो यहाँ से आती हुई इस मांसपेशी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगी, दिमाग के पास बाद में पहुंचाएगी, पहले यहाँ पहुंचा देगी, अब हाथ को ये पीछे कर लेंगे। तो आई होप आपको प्रतिवर्ती चाप अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया दो अलग अलग चीजें होती है। हमारे शरीर के द्वारा बिना सोचे समझे की गई क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया होती है। प्रतिवर्ती चाप अलग है। प्रतिवर्ती चाप के अंदर मांसपेशियों को सीधा तंत्रिका कोशिकाओं से जोड़ दिया
दिया जाता है ताकि दिमाग के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने में टाइम खराब ना हो और हमारे शरीर की सुरक्षा रह सके, तो वो प्रतिवर्ती चाप होती है। आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।